नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर विदेश में। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे आपके लिए कोर एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लेके आ गए हैं। तो आई होप कि आपने पिछले मॉक टेस्ट देख लिए होंगे। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा, वहाँ से जाके भी आप हमारे जो पिछले मॉक टेस्ट है की वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आपके एसएससी के रिलेटेड, आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड, केपी बॉर्डर बटालियन के रिलेटेड, जेकेपी के रिलेटेड मॉक टेस्ट लेके आता रहता हूँ। तो इसी के साथ साथ आपको इसका स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इसे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी पूरा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बता दूं, अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सारे पीडीएफ वहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसी के साथ साथ अगर आपको बाकी के मॉक टेस्ट के पीडीएफ भी चाहिए, वो भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए? इसका जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट आपका रहने वाला है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु डेवलप द मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर? ए एल्फ्रेड नोबल, बी फैराडे, सी रदरफोर्ड या डी वोल्टा? इसका जो आंसर है वो सी पार्ट आपका रहेगा, रदरफोर्ड। तो जो ए पार्ट है, जैसे एल्फ्रेड नोबल, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एल्फ्रेड नोबल कौन थे? ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, और इसी के साथ साथ बहुत सारे पावरफुल एक्सप्लोजिव का इन्होंने इन्वेंशन किया था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फैराडे के बारे में, जिनका पूरा नाम माइकल फैराडे है। इनको किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पे डिस्कवरी करी थी। रदरफोर्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो है किसने डेवलप किया था? रदरफोर्ड ने। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्जलेस पार्टिकल? इन तीनों में से कौन सा जो पार्टिकल है जिसपे चार्ज नहीं होता? ए पार्ट प्रोटॉन, बी पार्ट इलेक्ट्रॉन या सी पार्ट न्यूट्रॉन, या इनमें से डी ऑल ऑफ द इसी जो तीनों के तीन है उन पे किसी पे भी चार्ज नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। तो ए पार्ट जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे यहाँ पे +1 चार्ज आपका देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे -1 चार्ज देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नीचे बता दूँ, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? इन्होंने वही पूछा, हाउ मच चार्ज डज एन इलेक्ट्रॉन हैव। इसका आंसर जो है ए पार्ट आपका रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? ए पार्ट। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। हु प्रपोज द ड्यूल नेचर ऑफ मेटल? ड्यूल नेचर ऑफ मेटल किसके द्वारा बताया गया था? ए डी ब्रॉगली, बी रदरफोर्ड या सी जे थॉमसन के द्वारा? तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? ए पार्ट रहने वाला है। डी ब्रॉगली के द्वारा बताया गया है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो रदरफोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया देगा कि एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जे थॉमस के बारे में। जे थॉमस वो थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था 1897 में, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इन विच ईयर जे थॉमस ने डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? जैसे मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया आपको, 1897 इसका आंसर रहने वाला है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले जे थॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कौन से ईयर में की थी वही पूछ लिया। बी पार्ट यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 1897 में जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है की गई थी। तो यार बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आईबीसी बिलोंग्स टू द विच पीरियड? आईबीसी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड से बिलोंग करती थी? ए ब्रॉन्ज एज से, बी कॉपर एज या सी न्यूलिथिक एज से? इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, ब्रॉन्ज एज। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगी तो देख लेना, ब्रोंज एज इसका आंसर रहने वाला है। बात कर लेते हैं कॉपर एज के बारे में। कॉपर एज क्या थी? ट्रांजेक्शन पीरियड था किसके बीच में? ब्रोंज एज और न्यूलिथिक एज के बीच का जो पीरियड था वो कौन सा था? कॉपर एज थी। तो न्यूलिथिक एज क्या थी? तो न्यूलिथिक एज को हम यहाँ पे स्टोन एज भी कहते हैं, याद रखना। स्टोन एज किसको कहते हैं? न्यूलिथिक एज को स्टोन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है न्यूलिथिक एज का वो है 8000 BC से 6000 BC। यार कहीं ये मोस्टली एक्सेप्टेड पीरियड है 8000 से 6000 BC। कई लोग यहाँ से 8000 से 5000 BC भी कहते हैं, लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेड है वो कौन सा है? 8000 से 6000 BC। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? यहाँ पे फायर का इन्वेंशन हुआ था, आग जलाना सीखे थे। फूड यहाँ पे इन्होंने
फूड की बचत करना सीखी थी। समझो कैसे फूड को बचाया जाए, कैसे फूड को स्टोर किया जाए। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुई थी, यहाँ पे एवोल्यूशन हुई थी धीरे, जैसे जो पहली एज थी इससे उसमें बिल्कुल ऐसे लोग आदि मानव की तरह थे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो गई थी, थोड़ी सी यहाँ पे एवोल्यूशन हुई थी, थोड़े से चेंज हुए थे, थोड़े से एडवांस हुए थे। जैसे कि इन्होंने फायर का इन्वेंशन सीखा था। इसको स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे औजारों का जो औजार थे वो पत्थर से बनाए जाते थे किसी एनिमल को मारने के लिए, अपना खाना लेने के लिए। और इसमें इसलिए इसको एवोल्यूशन एज भी कहते हैं। और इसका जो मेन नाम है वो न्यूलिथिक एज और स्टोन एज भी इसको कहते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटालॉइड? इनमें से कौन सा मेटालॉइड है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेटालॉइड एक्चुअल में होता क्या है। मेटालॉइड वो एलिमेंट होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की बीच की होती हैं। यानी जो मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी प्रोसेस करता है, शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड शो करता है, उसको मेटलॉइड कहते हैं। जैसे ए पार्ट कॉपर, बी जर्मेनियम, सी एल्यूमिनियम या डी जिंक। इनमें से कौन सा जो मेटलॉइड है? वो यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या एक मेटलॉइड है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन द नेचर इन 3 स्टेट्स? कौन सा सब्सटेंस है इनमें चारों में से जो नेचर में तीनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड में जो पाया जाता है? इसका जो सिंपली आंसर जो ए पार्ट रहेगा H2O, यानी वाटर जो है तीनों में पाया जाता है। वाटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, आइस की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, और यहाँ पे गैस की फॉर्म में भी, इसको स्टीम की फॉर्म में भी पाया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर वो क्या रहेगा? ए पार्ट आपका रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। डायमंड इज अ टाइप ऑफ? ए एलिमेंट है, बी कंपाउंड है, सी अलॉय है, डी लिक्विड है। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट आपका रहेगा एलिमेंट। डायमंड क्या है? एलिमेंट है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। विच इज़ द लार्जेस्ट साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आईवीसी के ऊपर जैसे पहला क्वेश्चन भी था, आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आईवीसी कौन से पीरियड से बिलोंग करती थी। ब्रोंज एज से बिलोंग करती थी। और इसको हम ब्रोंज एज को एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ब्रोंज एज को हम चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ब्रोंज एज को क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक एज भी हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच इज द लार्जेस्ट साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे बड़ी साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? इसका जो आंसर है वो मोहिंजोदारो आपका रहेगा। जैसे मूवी भी आई थी अभी ऋतिक रोशन की मोहिंजोदारो, उसमें भी थोड़ा ऐसे बताया नहीं है, एक्चुअली ऊपर से बताया, कुछ बताया तो है नहीं। मैं बड़े तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी थी? मोहिंजोदारो थी। सेकंड लार्जेस्ट साइट कौन सी थी? वो आपकी हड़प्पा आ जाएगी। हड़प्पा जो इसकी सेकंड लार्जेस्ट साइट थी। लोथल क्या थी? लोथल थी इसकी पोर्ट सिटी। क्या थी इसकी? पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी क्या थी? यहाँ से व्यापार हुआ करता था। जैसे अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, पुराने ज़माने में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। फॉरेन के साथ भी इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट था। तो वो कौन सी सिटी से होती? लोथल इसकी क्या थी? पोर्ट सिटी। यहाँ पे क्या थे? बंदरगाह होते थे, इसलिए इनका पहले ज़माने में आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होती थी, समझो इतने सुविधा नहीं होती थी, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे शिपों से सफ़र किया जाता था। तो लोथल इसकी पोर्ट सिटी थी, यहाँ से व्यापार वगैरह किया जाता था। तो अगर बात कर लें कि पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन सी थी? सबसे लार्जेस्ट साइट जो इंडिया में थी उसका नाम क्या है? राखीगढ़ी। कौन सी साइट थी सबसे बड़ी इंडिया में? राखीगढ़ी। तो उसका जो राखीगढ़ी कहाँ पर थी? वो राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया लार्जेस्ट साइट इन इंडिया कौन सी है? राखीगढ़ी इन हरियाणा। ये भी याद रख लेना, कहीं भी नोट कर लिया करो। जैसे मॉक टेस्ट आप लगाते हो तो एक नोटबुक लगा लो, इसके ऊपर क्या होता है जो बाकी की इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन के रिलेटेड देते हैं वो भी आपके काम आ जाएगी। एज अ जनरल नॉलेज वो बहुत बार पूछी जाती है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, या कहते हैं कॉन्सेप्ट जो होता है उसके रिलेटेड भी आसपास की चीज़ें कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि आजकल के पेपरों का लेवल बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बोलो कि ये पढ़ के जाए हम पेपर में तो पास हो जाएंगे, ये छोड़ दे तो ये पास हो जाएंगे। आज के पेपरों का एक चीज़ आप तो दिमाग में बिठा लो, जब आप पेपर देने जा रहे हो आपको ये करना है कि आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना, तो ही आप जो है कोई भी पेपर यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। मैं खाली एसएससी की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा। आपको कोई भी पेपर, कोई स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं करना, पहले ज़माने में होता था यार कि इतना पढ़ लिया तो इससे हम पास हो जाएंगे, तो मेरिट इतना ही जाएगा। लेकिन आज आजकल आपको पता ही है कि कितना कंपटीशन है, तो कुछ भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। जो भी मैं बोलता हूँ उसको भी आपको लिख लेना कॉपी पे।
क्योंकि सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखवाना वो टफ हो जाता है। यहाँ पे पैड में हम पूरा कुछ लिखवा नहीं सकते, तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो भी आप लिख लिया करो। वट इज़ नॉन टू द इंदस पीपल, इंदस पीपल को क्या नहीं पता था? आयरन के बारे में नहीं पता था, ब्रोंज के बारे में नहीं पता था, कॉपर के बारे में या गोल्ड के बारे में। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वट इज़ नॉट नोन टू द इंदस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स? आयरन। इसका ए पार्ट क्या रहेगा? आंसर आपका ए पार्ट रहेगा आयरन। आयरन वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल। यहाँ पे ब्रोंज के बारे में पता था, कॉपर के बारे में, गोल्ड के बारे में पता था, लेकिन यहाँ पे इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच एनिमल इज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स? कौन से एनिमल के बारे में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनको नहीं पता था? इसका सिंपली आंसर जो ए पार्ट रहेगा लॉयन। लॉयन के बारे में इनको नहीं पता, लॉयन वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच वेदा कंटेन द गायत्री मंत्र? ए सामवेदा, वी यजुर्वेदा, सी अथर्ववेदा या डी ऋग्वेदा? इसका जो आंसर आएगा वो डी पार्ट आपका रहेगा। गायत्री मंत्र किसमें था? ऋग्वेदा में। सामवेदा की म्यूजिक के बारे में बताया था, यजुर्वेदा में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स के बारे में बताया था, अथर्ववेदा में जो काले जादू के बारे में यहाँ पे बताया था। ये मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ वेदा का कि क्या क्या इनमें बताया था, क्योंकि जैसे ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ। जो द फर्स्ट टेक्स्ट स्टेटमेंट थी जो मैन की, वो किसमें थी? ऋग्वेदा में थी। पूरा जो नॉलेज का पूरा सब कुछ था वो भी ऋग्वेदा में ही था। तो यार बात करते हैं यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का असली नाम क्या था? ए सिद्धार्था या बी शुद्धोधना, सी लुम्बिनी वनी या डी नन ऑफ दिस? इसका जो आंसर है वो सिंपली ए पार्ट रहेगा। और मैं बाकी बता दूँ, जैसे मैंने बी पार्ट रखा है शुद्धोधना जो भी इसका नाम है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ी। तो इसका जो फादर का नाम था वो यहाँ पे ये रहेगा। और लुम्बिनी वानी कोई नाम नहीं है, लुम्बिनी वाना वो इसकी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्धा पैदा हुआ था, यानी जहाँ पे जिसका गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था वो यहाँ पे लुम्बिनी वाना में हुआ था। मैं एक्चुअली ऑप्शन में ये नाम क्यों रखे हैं, जिस जगह पापा का नाम है, एक्चुअली मैंने वो रखा कि जैसे मैं क्वेश्चन बताऊँ तो उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। गौतम बुद्धा का जैसे आपको पता लग गया असली नाम सिद्धार्थ था, उसके पापा का नाम पता लग गया, वो उसको कहाँ पैदा हुआ था वो पता लग गया। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पैरा बना के पूरा उसके बारे में। तो चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।